नमस्कार, टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह स्वागत करता हूं। मेरे साथ ही बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? वाजिद अली जी, नाराज तो नहीं है? वाजिद, पुनीत, पूजा, अंजलि, विशाल, दुर्गेश और दुर्गेश जी, कैसा चल रहा है आपका एसआई का क्लास? विशाल, कहकशा। चले, बात कर रहे थे हम लोग अशोक के अभिलेख की और दो चार पॉइंट इसमें बाकी रह गया था, उसको फिनिश करेंगे अशोक के अभिलेख के अंतर्गत। और उसके बाद थोड़ी सी बात समझेंगे चाणक्य के संदर्भ में। चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य, उसके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसमें क्या कुछ खास बातें देखने को मिलती हैं, उस संदर्भ में बात करेंगे। और लगे हाथ हम लोग मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में भी बात करेंगे। कल लास्ट जो लाइन हमने लिखा हुआ था वो था चापड़ को लेकर के। चापड़ एकमात्र ऐसा अभिलेख लेखक के तौर पे देखने को मिलता है अशोक के अभिलेख के अंतर्गत जिसके नाम का उल्लेख वहां पे हुआ है। चापड़ नाम याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता तो अभी तक आ गया होता किसी न किसी परीक्षा में, लेकिन आज तक ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अगला पॉइंट उसमें नोट करेंगे अशोक के अभिलेख के अंतर्गत। अशोक ने सर्वप्रथम लघु शिलालेख फिर दीर्घ शिलालेख और अंत में स्तंभ लेख को निर्गत कराया था। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अशोक ने अपने अभिलेखों के अंतर्गत सबसे पहले लघु शिलालेख की रचना कराई हुई थी और सबसे अंत में स्तंभ लेख की रचना कराई हुई थी। इसका मतलब यह है। अगला पॉइंट, स्तंभ लेख संख्या 7 को अशोक के काल की स्तंभ लेख संख्या 7 को अशोक के काल की सबसे अंतिम घोषणा मानी जाती है। बिल्कुल नई नई बातें हैं, आपने आज तक ये सारी बातें नहीं पढ़ी होंगी। अशोक के काल की सबसे आखिरी अंतिम घोषणा मानी जाती है। अगला पॉइंट, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कर्नाटक फिर आंध्र प्रदेश क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक फिर आंध्र प्रदेश क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, अशोक का कोई भी अभिलेख असम क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुआ है। असम क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुआ है।
अगला, भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के लेखों का संग्रह अशोक के लेखों का संग्रह कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नाम से प्रकाशित कराया था। कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नाम से प्रकाशित कराया था। लास्ट, अशोक के अभिलेख में लास्ट, अशोक का एक द्विभाषी अभिलेख द्विभाषी अर्थात एक ऐसा अभिलेख जिसमें दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है। द्विभाषी अभिलेख कंधार, कंधार या कंदहार एक ही चीज है। कंदहार लिखेंगे तो DH आएगा, DH, और DH को ही ध पढ़ा जाता है, कंधार एक ही बात है। कंधार के सर एक क्यूना, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। अशोक का एक द्विभाषी अभिलेख कंधार के सर ए क्यूना नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अगली हेडिंग, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ध्यान देंगे, कौटिल्य की बात करते हैं, जरा ध्यान देंगे, इधर लिखना बंद करेंगे। कौटिल्य, कौटिल्य नाम कैसे पड़ा वो देखते हैं। चूंकि इनके गोत्र का नाम कुटिल था, इस वजह से इनको कौटिल्य कहा गया। ध्यान देंगे, इधर इनके गोत्र का नाम कुटिल था, कुटिल गोत्र के थे, इस वजह से इनको कौटिल्य कहा गया। दूसरी बात, इनके पिता का नाम था चणक, और पिता का नाम चणक था तो चणक के पुत्र होने के नाते इन्हें चाणक्य कहा गया। पिता का नाम था चणक, चणक के पुत्र होने के नाते इन्हें चाणक्य कहा गया। दूसरी बात, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो कौटिल्य या चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। इतनी जानकारी आपको होगी। अब एक बात बताते हैं, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इटली में पुनर्जागरण हुआ था। इटली में पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण काल का ही रिनेसा पीरियड का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक था, राजनीतिक चिंतक था, जिसका नाम था मैकियावेली। नाम सुना होगा, मैकियावेली। और मैकियावेली की पुस्तक है प्रिंस, द प्रिंस।
तो एक प्रश्न बना हुआ है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौटिल्य की तुलना किस एक विदेशी से की जाती है। पहले तो उत्तर होगा मैकियावेली से की जाती है। दूसरी बात, अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है, तो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। एक प्रश्न और बनेगा कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली कौटिल्य को ही कहा जाता है। आगे बात करेंगे। अगली बात, कौटिल्य के संदर्भ में इन्होंने जो पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, ध्यान देंगे, अर्थशास्त्र कुल 15 भाग में बटा हुआ है और कुल 180 अध्याय देखने को मिलते हैं। यहां पे 180 अध्याय। मूल रूप से ये देखा जाए तो पुस्तक खो गई थी और अभी मैसूर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था श्याम शास्त्री, मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्याम शास्त्री को अब मूल अर्थशास्त्र नहीं मिला, लेकिन अर्थशास्त्र नाम से ही एक पुस्तक मिलती है और मैसूर के श्याम शास्त्री को यह पुस्तक 1904 में प्राप्त हुई। यह पुस्तक मैसूर यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिलता है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद संस्कृत भाषा में लिखी हुई मिली थी। अंग्रेजी अनुवाद श्याम शास्त्री के द्वारा ही कराया गया था, उसका प्रकाशन कराया गया था। इस पुस्तक में बहुत सारी बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन ध्यान से पहले तो यही बात समझ लें कि यह जो अर्थशास्त्र पुस्तक है किस विषय पर लिखी हुई है, तो इसका विषय नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका विषय जो है वह है विधि या प्रशासन विषय पर लिखी हुई यह पुस्तक है। इकोनॉमी से इसका लेन देन नहीं है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय पर यह पुस्तक नहीं लिखी गई थी, बल्कि कौन से विषय पर, तो विधि या प्रशासन विषय पर लिखी हुई यह पुस्तक है और बहुत बार, 20 बार यह अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है। अगली बात, यह जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इस पुस्तक में कहीं भी किसी मौर्य राजा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। चाणक्य, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसका गुरु भी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से ही मौर्य साम्राज्य की नंदों को हरा करके स्थापना की हुई थी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद यह एक सैद्धांतिक किताब है। सैद्धांतिक किताब होने के कारण इसमें व्यक्तिगत कोई उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात इस पुस्तक में किसी भी मौर्य राजा की बात नहीं की गई है, नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। इसके साथ साथ एक और बात, इसमें पाटलिपुत्र के विषय में भी कोई बात नहीं की गई है। इसमें बात क्या की गई है? इस पुस्तक में, जो कि बेसिकली विधि या प्रशासन पर लिखी हुई पुस्तक है, इस पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। याद करेंगे, कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है। यह बताने का प्रयास किया गया है कि कोई भी राज्य 7 अंगों पर, 7 आधारशिलाओं पर खड़ा होता है। अगर कोई भी एक लचर हुआ या कोई भी एक हटा दिया गया तो राज्य की जो इमारत है वो गिर जाएगी। अर्थात कोई भी राज्य का निर्माण या गठन 7 अंगों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें राजा का होना जरूरी है, मंत्री राजा को सलाह देने के लिए उसका होना जरूरी है, एक निश्चित भूभाग का, जिसे राष्ट्र कहा गया है, उसका होना जरूरी है, अर्थात राजा, मंत्री, राष्ट्र का होना जरूरी है। अब राजा या मंत्री
का जो आवास होगा वो महल होगा, अर्थात दुर्ग का होना भी जरूरी है। राजा, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग। फिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बल की भी आवश्यकता है, बल अर्थात सेना की आवश्यकता है। संपूर्ण राज्य को चलाने के लिए छठा एक महत्वपूर्ण अंग कोष अर्थात राजकोष का होना भी जरूरी है। राजा के मित्र का होना भी जरूरी है, अर्थात राजा, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष, मित्र, ये 7 अंग हैं जो कि यहां पे बताए गए हैं अर्थशास्त्र में कि इन 7 अंगों को मिला करके किसी राज्य की नींव डाली जा सकती है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के साथ साथ यहां पे राजा के कर्तव्य की बात की जा रही है। राजा के कर्तव्य, राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए किसी भी राजा के संदर्भ में, वो बताने का प्रयास किया गया है। राजा के कर्तव्य के साथ जो भी अधिकारी गण हैं, मंत्री गण हैं, अधिकारी गण हैं, उनकी नियुक्ति का आधार क्या होना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखने के बाद ही किसी व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए अधिकारी के रूप में या मंत्री के रूप में। जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी, जब प्रशासन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे एक शब्द आएगा उपधा परीक्षण। अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि किसी भी मंत्री या अधिकारी की नियुक्ति के पहले उनके कैरेक्टर का, उनके चरित्र की परीक्षा ली जाती थी। कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं है, जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता था तभी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मंत्री पद को सुशोभित करता था। उपधा परीक्षण की बात की गई है। राजा के कर्तव्य बताए गए हैं, राज्य के भी कर्तव्य बताए गए हैं। यहां पे राजा और राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं आम जनता के प्रति। राज्य को पड़ोसी राज्यों के साथ किस प्रकार की नीति रखनी चाहिए वो भी बताने का प्रयास किया गया है। यह भी बताया गया है कि कोई राज्य किन किन बातों को फॉलो करेगा तभी जाकर के वो पड़ोसी राज्यों से या विरोधी राज्यों से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, यह भी बताने का प्रयास किया गया है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इस विषय पर लिखा हुआ यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए, सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख कहां पे किया गया है? सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। ये वाली बातें महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षाओं में आपके स्तर पे अभी तक नहीं पूछी गई हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी मौर्य राजा के नाम का उल्लेख नहीं है, पाटलिपुत्र के नाम का उल्लेख यहां पे देखने को नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। क्यों भाई? हाँ प्रियंका जी, क्या किया जाए, लेकिन मुझे भी नहीं पता है ना कि क्या परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रियंका जी ने कहा ज्यादा लिखवा दिए हैं अशोक के अभिलेख में, मुझे भी नहीं पता है ना क्या पूछा जाएगा। और लिखेंगे नहीं अगर तो याद होगा नहीं। क्यों मेरे भाई? लिखेंगे नहीं तो याद होगा नहीं। पढ़ते तो आप लोग 10 साल से पढ़ते आ रहे होंगे। पहले की तुलना में अब की तुलना अगर की जाए तो क्या कुछ फायदा हो रहा है टीम एजुकेशन इंडिया के साथ जुड़ने पे? बताएंगे जरा, क्या टीम एजुकेशन इंडिया के साथ जुड़ने के बाद कुछ अलग से फायदा दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? कुछ तो अंतर होना चाहिए। चले आगे बात करेंगे। इन बातों को पहले नोट कर लें, अर्थशास्त्र को पहले नोट कर लें, फिर मेगास्थनीज की इंडिका पे बात करेंगे। हेडिंग डालेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चले कौटिल्य को अन्य नामों से भी कौटिल्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे चाणक्य,
ब्रैकेट में लिखेंगे पिता पिता चणक के पुत्र होने के कारण, पिता चणक के पुत्र होने के कारण ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त ब्रैकेट में वास्तविक नाम, लाइन क्लोज। चूंकि इनके गोत्र का नाम कुटिल था, चूंकि इनके गोत्र का नाम कुटिल था, इस कारण इन्हें कौटिल्य कहा गया। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा कौटिल्य को द्विजर्षभ, द्विजर्षभ, अंशु, अंशु, अंगुल, पक्षिल स्वामी आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। पक्षिल स्वामी आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौटिल्य की तुलना, कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है। कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, जबकि अर्थशास्त्र की तुलना उसकी पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। द प्रिंस से की जाती है, पैराग्राफ चेंज करके। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र राजनीति, राजनीति ऑब्लिक प्रशासन, राजनीति ऑब्लिक प्रशासन ऑब्लिक विधि विषय पर, विधि विषय पर लिखित पुस्तक है।
जिसमें कुल 15 अधिकरण 15 अधिकरण के साथ ब्रैकेट में समझने के लिए भाग लिख लेंगे। जिसमें कुल 15 अधिकरण, यही शब्द प्रयोग किया गया है। 15 अधिकरण ब्रैकेट में भाग, जिसमें कुल 15 अधिकरण कॉमा 180 प्रकरण ब्रैकेट में कर देंगे अध्याय। पंद्रह अधिकरण 180 प्रकरण ब्रैकेट में अध्याय तथा 6000 श्लोक 180 प्रकरण ब्रैकेट में अध्याय का 6000 श्लोक हैं। संस्कृत में लिखित यह पुस्तक 1905 में मैसूर विश्वविद्यालय के श्याम शास्त्री को प्राप्त हुआ था। श्याम शास्त्री को प्राप्त हुआ था। इन्होंने ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित कराया था। उल्लेखनीय है कि अर्थशास्त्र में न तो किसी मौर्य राजा के नाम का तथा पाटलिपुत्र का उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक में वस्तुतः सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कौन से 7 अंग है वो भी लिखेंगे। सप्तांग सिद्धांत ब्रैकेट में राजा, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, सात भाग। 2-3 वर्ष पहले यही प्रश्न एक बार यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था। हाल फिलहाल में तो ये नहीं दिखाई दिया है। ब्रैकेट में राजा, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, बल का मतलब होता है सेना, कोष का मतलब राजकोष तथा मित्र।
सप्तांग सिद्धांत, ब्रैकेट क्लोज, सप्तांग सिद्धांत के साथ ही राज्य तथा राजा के कर्तव्य, राज्य तथा राजा के कर्तव्य, कॉमा मंत्रियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक में सैन्य प्रशासन तथा नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन तथा नगर प्रशासन की भी जानकारी नहीं उपलब्ध है। सैन्य प्रशासन तथा नगर प्रशासन की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। अगली हेडिंग डालेंगे मेगास्थनीज की इंडिका। लिखेंगे मेगास्थनीज सेल्यूकस, मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस का दूत था। यूनानी राजा सेल्यूकस का दूत था जो भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय 304 से 299 ईसा पूर्व 304 से 299 ईसा पूर्व के बीच पाटलिपुत्र में रहा था। पाटलिपुत्र में रहा था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है, जो इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है, जो वास्तव में खो गई थी,
वास्तव में खो गई थी, किंतु इंडिका के कुछ अंश इंडिका के कुछ अंश परवर्ती का मतलब बाद के परवर्ती यूनानी लेखकों के विवरण से प्राप्त होते हैं। इसकी पुस्तक के कुछ विवरण हैं। इंडिका, ऐसे लिखें, इंडिका में उल्लिखित कुछ बातों के विवरण हैं डैश। इंडिका में उल्लिखित कुछ बातों के विवरण हैं डैश। इंडिका में क्या क्या बातें लिखी गई थी मेगास्थनीज द्वारा, उसके कुछ विवरण। इंडिका में लिखित बातों के कुछ विवरण हैं डैश। नंबर 1, भारत का आकार चतुर्भुजाकार था, चतुर्भुज। दूसरा, भारत के लोग सूद या ब्याज नहीं लेते थे। तीसरा, भारत के लोग हेराक्लीज कृष्ण को यूनानी लैंग्वेज में कहा गया है, ब्रैकेट में कृष्ण। भारत के लोग हेराक्लीज ब्रैकेट में कृष्ण ब्रैकेट क्लोज तथा डायनोसस शिव जी के लिए प्रयोग किया गया है शब्द यूनानी लैंग्वेज में। शिव को डायनोसस कहा गया है। डायनोसस ब्रैकेट में शिव की पूजा करते थे। अगला, भारत मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। अगला, उसके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था। अकाल नहीं पड़ता था। अगला, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भाग में किया था। सात भाग मतलब समाज में 7 वर्ग के लोग रहते थे, ये जो कि गलत था। समाज का वर्गीकरण 7 भाग में किया था। अगला, मेगास्थनीज आदि अन्य यूनानियों ने
मेगास्थनीज आदि अन्य यूनानियों ने पाटलिपुत्र के लिए मेगास्थनीज आदि अन्य यूनानियों ने पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया है। लास्ट, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की तुलना यूनानी राज्यों सूसा तथा एक वेतना से किया है। लास्ट, मेगास्थनीज ने सैन्य प्रशासन तथा नगर प्रशासन के लिए समिति व्यवस्था का उल्लेख किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, सब महत्वपूर्ण है। वैसे समिति व्यवस्था का उल्लेख किया है। ETC कर दीजिए आदि। अब जब चैप्टर पढ़ेंगे और सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति जब आएगा तो कुछ और बातें रहेंगी, तो वो अलग से वहां पे देखने को मिलेंगी। बस आज के लिए इतना ही हो गया भाई। कल से हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना शुरू करेंगे, बिंदुसार पढ़ना शुरू करेंगे, अशोक पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, बस मेरी क्लास अब खत्म होगी, कल फिर मिलेंगे।